नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, आज जो चर्चा का विषय रहेगा वो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2023, यानी कि जो कमिंग नेट है उसके सिलेबस को लेकर या कौन कौन से टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट का सिलेबस है, जिसके अंदर पेपर सेकंड के अंदर आप देख सकते हो, जो कि सब्जेक्टिव हमारा सब्जेक्ट का होता है, जिसके अंदर फर्स्ट यूनिट में ड्रामा, यानी कि ड्रामा से संबंधित जितने राइटर हैं या ड्रामा की शुरुआत वो पढ़ना है। यूनिट सेकंड में पोइट्री, थर्ड में फिक्शन और शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़नी है, फोर्थ यूनिट में नॉन फिक्शन प्रोज पढ़नी है। और सब चीज़ें बताई है कि इसमें कॉम्प्रिहेंसिव भी पूछ सकते हैं या क्वेश्चन सीधे भी कर सकते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग एंड राइटिंग स्किल भी इसके अंदर आपको जो होते हैं वो सब इसके अंदर पढ़ने हैं। दिस 4 यूनिट विल कवर ऑल लिटरेचर इन इंग्लिश। ये 4 यूनिट है जिसमें ड्रामा है, पोइट्री है, फिक्शन है, शॉर्ट स्टोरी है, नॉन फिक्शन है। इसके अंदर सारा का सारा लिटरेचर है वो कवर कर लिया जाता है, यानी कि सारे के सारे राइटर आपके अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो या अफ्रीकन हो, एंग्लो अफ्रीकन हो या इंडियन राइटर, सभी के सभी इसमें शामिल है। इसके अलावा यूनिट 5 है, उसके अंदर लैंग्वेज बेसिक कंसेप्ट थ्योरी एंड पेडागोजी इंग्लिश इन यूज़, यानी कि जो हम बीएड के अंदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई या इंग्लिश के अंदर जो थ्योरी है या पेडागोजी है वो हमने पढ़नी है। फिर है 6th यूनिट में इंग्लिश इन इंडिया हिस्ट्री इवोल्यूशन एंड फ्यूचर। सेम वही चीज़ें कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो सब हमने पढ़ना है। यूनिट 7th में कल्चरल स्टडीज़, स्पेशली आपको ये यूनिट पढ़नी है। 8th में लिटरेरी क्रिटिज़म पढ़ना है, और 9th में लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड, और 10th में रिसर्च मेथड है एंड मटेरियल इन इंग्लिश। ये 10 यूनिट आपको सेकंड पेपर के अंदर आपको प्रिपेयर करनी है। और जो साथी लिटरेचर की तैयारी करते हैं तो सबको ये वैसे तो पता होता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं पेपर फर्स्ट, यानी कि जो पेपर फर्स्ट है उसकी बात करते हैं, मोस्ट जो प्रॉब्लम बच्चों को रहती है वो फर्स्ट पेपर के अंदर रहती है कि क्या क्या करें। तो सबसे पहले तो आपको मैं बुक सजेस्ट कर देता हूँ, इसकी आपके लिए बुक है, ये बुक आप पढ़ सकती हो। NTA UGC ये 2022 की है, 23 की भी इसमें आपको मिल जाएगी। KVS मदान की है। तो जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो KVS मदान की ये किताब आप पढ़ सकते हो, और जो इसमें टॉपिक मैंने बताए हुए हैं वो सब KVS मदान से ही हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये इसके KVS मदान की बुक है, अच्छी बुक है। इसकी थ्योरी पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस सेट के लिए ये एक बुक है दिशा पब्लिकेशन की, ये ले सकते हो। इसके अंदर आपको 2021 और 2004 से लेकर 2021 तक के पेपर हैं वो सभी सोल्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, यानी कि 2000 के करीबन क्वेश्चन हैं इसके अंदर जो पेपर फर्स्ट के हैं, जिससे आपकी कमांड है इस पेपर पे बन जाएगी। तो पहला सेकंड पेपर तो सभी का अपना सब्जेक्ट होता है तो कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर की ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है, तो उसको ये हम डिस्कस आज करने वाले हैं। तो ये 10 यूनिट ही इसके अंदर है। 10 जैसे यूनिट सेकंड पेपर के अंदर है, वैसे ही फर्स्ट पेपर के अंदर भी 10 यूनिट है। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में हमने पता होना चाहिए, पढ़ना है। फिर रिसर्च एप्टीट्यूड है। कॉम्प्रिहेंशन आप जानते हो, कोई भी आपको पैसेज दिया आएगा उसमें से आपको 5 या 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। हर एग्ज़ाम का पैटर्न तो वही है। फिर है कम्युनिकेशन स्किल्स है, उनके बारे में जैसे लिसनिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, वो स्किल पढ़ने हैं। 5th में मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जैसे रीजनिंग स्टेट में आती है या PGT लेवल की आती है, स्लोजियम वगैरह हो गए या सीरीज़ हो गई, ये सब हमने पढ़ना है। 6th में लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी है। 7th में DI डाटा इंटरप्रिटेशन, DI पढ़नी है। डाटा इंटरप्रिटेशन का आप लगभग डेली प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप ये आपको पता है CBT बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे आपको करना होगा, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मिलेगा DI का ही मिलेगा। जैसे मैंने 2020 में 19 में दिया है, तो सबसे पहला जो
क्वेश्चन मिला है वो डीआई का ही मिला है, तो डीआई आपको अच्छी तरह 5 नंबर की प्रिपेयर करनी है। रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड पे कमांड बनानी है। फिर 8th है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी। कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसमें से पूछे जाएंगे, यानी कि हार्ड डिस्क क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, ये सब टेक्नोलॉजियां हैं, या कितनी सारी अब यूजी प्रोग्राम कर रहा है आईसीटी के थ्रू, वो पूछे जाते हैं। 9th है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, यानी कि ईवीएस से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये इसके अंदर एसडीजी जो 2015 की पॉलिसी है, या जितने सम्मेलन हुए, जो सीओपी हुआ है, सम्मेलन हुए इन्वायरमेंट को लेकर, वो शामिल है, तो वो आपको पढ़ने हैं। और ये जैसे टीजीटी की आपने तैयारी करी है तो सेम ही लगभग रहता है, आपके काम आ जाएगा। फिर 10th है हायर एजुकेशन सिस्टम। आपको हायर एजुकेशन सिस्टम से 2 या 3% मिलते हैं, और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से भी 2 या 3, टेक्नोलॉजी 3-4, यानी करीबन 10 क्वेश्चन तो आपके 8, 9, 10 इन 3 यूनिट में से 10 क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं। ये वैसे ही 2-2, 3-3 टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड से आपको देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन आपको कंप्रीहेंशन के मिलेंगे। तो करीबन ये यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। आपको हायर एजुकेशन में जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, या चार्टर एक्ट 1853 में शुरू हुआ था, या 1813 में जो शुरू हुआ था, मुदालियर आयोग है, कोठारी कमीशन है, ये सब कमीशन आपको हायर एजुकेशन के अंदर पढ़ने हैं। और ये आपको डिटेल यहाँ दी हुई है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग है, लेवल ऑफ टीचिंग है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। और ये आप करेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस, अडल्ट लर्नर, कॉग्निटिव, ये सब आपने साइकोलॉजी के अंदर भी पढ़े हैं, तो वही चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी ये पढ़ने में। फिर ये कुछ जैसे आईसीटी बेस्ड है, जैसे मूक है, ये सब आपने पढ़ना है। रिसर्च एप्टीट्यूड में मीनिंग ऑफ रिसर्च पढ़ना है, टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक, पोस्टिविज्म एंड पोस्टिविज्म थ्योरियाँ पढ़नी है, मेथड ऑफ रिसर्च पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट, डिस्क्रिप्टिव, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। और स्टेप ऑफ रिसर्च, ये सब आप खुद भी पढ़ सकते हो, और पहले आप कहीं से किसी यूट्यूब से वीडियो भी देख के आप अपना शुरू कर सकते हो। ये फिर कॉम्प्रीहेंशन है, बताया जाएगी, टेक्स्ट दिया जाएगा और उस पर आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। कम्युनिकेशन आपको बता दिया, वर्बल, नॉन वर्बल। आप अगर टीचिंग लाइन में हो तो ये सब चीज़ें आपको पता होगी। तो ये सब चीज़ें साथियों आपको पढ़नी है इसके अंदर। ये फिर मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में आपको पता है लेटर सीरीज होगी, कोडिंग, डिकोडिंग होगी, ये सब आपको, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब पढ़ना है। डाटा इंटरप्रेशन में आपको बता दिया, डीआई पढ़नी है, कंप्यूटर पढ़ना है, आईसीटी में, पीपल एंड डेवलपमेंट में, ये सारे के सारे जितने टॉपिक है वो दिए हुए हैं। हायर एजुकेशन में भी सब कुछ दिया हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये सब साथियों इस किताब में आपको जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है फर्स्ट पेपर की, वो आप नेट से मंगवा सकते हो, एक अच्छी बुक है। और प्रैक्टिस के लिए आपको बता दिया कि ये दिशा पब्लिकेशन की बुक अगर आप कर लेते हो तो लगभग आपके क्वेश्चन है वो अच्छे हो जाएंगे। और इसके अलावा आप अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाऊं, तो आपको थोड़ा सा टॉपिक, चलो हम लेके चल पड़े तो थोड़ा टॉपिक भी करा देते हैं। जो यूनिट आपकी लास्ट 10th यूनिट है हमारे फर्स्ट पेपर की हायर एजुकेशन, उससे थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ इसके अंदर। जैसे कि हायर एजुकेशन है, उसके अंदर 10वीं यूनिट है पेपर फर्स्ट की। तो एजुकेशन सेंटर्स इन एंशिएंट इंडिया, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि प्राचीन काल में, जैसे अब तो हमारी यूनिवर्सिटियाँ बहुत सारी होगी, लेकिन उस समय जो यूनिवर्सिटियाँ थी उनसे शुरू करते हैं। सबसे पहले थी तक्षशिला, तक्षशिला को टैक्सशिला भी बोलते हैं, और सबसे एंशिएंट यूनिवर्सिटी है ये, एंड प्रेजेंट इन पाकिस्तान। अगर पूछ लिया जाता है कि तक्षशिला सबसे एंशिएंट यूनिवर्सिटी है, प्राचीन, और अब ये कहाँ है साथियों, पाकिस्तान में है। इट वॉज कंसर्न विद रिलीजियस टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म, और ये यूनिवर्सिटी किस चीज़ की शिक्षा देती थी, बुद्धिज़्म की। हमने वर्ड पकड़ने हैं, जैसे सबसे पुरानी है, और अब ये कहाँ पर थी, तक्षशिला कहाँ थी, पाकिस्तान में, और ये किसकी शिक्षा देती थी, बुद्धिज़्म की, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित थी। और कब बनी थी, 16th सेंचुरी में। इट टॉट मेडिसिन एंड मिलिट्री, ये किसके अंदर पढ़ाते थे, इसमें मेडिसिन, दवाइयों की जानकारी दी जाती थी और मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी, यानी कि मेन बातें हैं तक्षशिला की। फिर है विक्रमशिला, उसके बाद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आई, जो कि प्रेजेंट में कहाँ है साथियों, बिहार में। ऐसे क्वेश्चन बार बार आपसे किए जाते हैं।
विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आपकी बिहार में है। और विक्रमशिला किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ भी किसकी लर्निंग होती है? बुद्धिस्ट लर्निंग, यानी कि बुद्धिज़्म को लेकर ही इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है। और ये यूनिवर्सिटी कब बनी? 18वीं सेंचुरी में। सबसे पहली यूनिवर्सिटी हमारी जो थी प्राचीन, वो तक्षशिला थी। दूसरी जो विक्रमशिला थी, 6वीं शताब्दी में बनी। दोनों की दोनों यूनिवर्सिटियाँ बुद्धिज़्म यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित थी। और उसके अंदर मेडिसिन और मिलिट्री की सेवा दी जाती थी या पढ़ाया जाता था। इसके अंदर आपको बुद्धिस्ट के बारे में जानकारी दी जाती है, धर्म के बारे में। और 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण किसने करवाया? बाय किंग धर्मपाल ऑफ पाला डायनेस्टी, यानी कि धर्मपाल जो राजा था, इसने विक्रमशील को बनाया। इस यूनिवर्सिटी का बार बार पूछा जाता है कि विक्रमशिला का निर्माण किसने किया? तो राजा धर्मपाल ने किया। और जो कौन से वंश से थे? डायनेस्टी होती है वंश, पाला वंश से थे। फिर है नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी सभी जानते हैं, ये बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, लोकेटेड प्रेजेंट डे इन बिहार। विक्रमशिला और नालंदा दोनों के दोनों बिहार के अंदर है। और सबसे पहली यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर है, तक्षशिला। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। बिहार में है। नालंदा वॉज रिनोर्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, ये भी बौद्ध धर्म की शिक्षा देती है। एंड मोनेस्ट्री फाउंडेड इन द 15th सेंचुरी। इट वॉज सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस फॉर 7th सेंचुरी। यानी कि नालंदा है, ये एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर दूर दूर से लोग थे, वो पढ़ने आते थे। नालंदा अट्रैक्टेड स्टूडेंट एंड स्कॉलर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यहाँ तक कि विदेशी लोग भी नालंदा में पढ़ने के लिए आते थे। ऑफरिंग ए कॉम्प्रहेंसिव करिकुलम कवरिंग सब्जेक्ट लाइक फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक एंड लिंग्विस्टिक। क्यों पढ़ने आते थे नालंदा में? इतना क्या उसमें खास था कि विदेश से लोग शिक्षा लेने के लिए आते थे? तो इसमें फिलोसफी थी, यानी कि जो फिलोसफी था वो पढ़ाया जाता था। एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष शास्त्र पढ़ाया जाता था। मनोविज्ञान पढ़ाया जाता था। और लॉजिक पढ़ाया जाता था। और लिंग्विस्टिक, यानी कि भाषा की, जो जैसे हैदराबाद में हमारी इंग्लिश की यूनिवर्सिटी है, तो उसी प्रकार ये लैंग्वेज की भी थी। इट हैड मोस्ट लाइब्रेरी फाउंडिंग ए वास्ट कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। आपको पता है कि मुगलों ने ये लाइब्रेरी जला दी थी। और 6 महीने तक कहते हैं कि नालंदा की इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि 6 महीने तक वो जलती रही थी। तो नालंदा हाल फिलहाल में कहाँ प्रेजेंट है, इसके साक्ष्य हमें बिहार से मिलते हैं। ठीक है साथियों। और सबसे ज़्यादा जो किताबें थी इसी यूनिवर्सिटी में थी। और सबसे बड़ी लाइब्रेरी नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर थी। फिर है मिथाला यूनिवर्सिटी। इट वॉज ए चीफ सेंटर फॉर न्याय एंड लॉजिक बाय गौतम ऋषि। 12वीं और 15वीं शताब्दी में गौतम ऋषि ने एक यूनिवर्सिटी का नाम, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी स्थापित की थी जिसका नाम क्या था? मिथाला यूनिवर्सिटी। मिथिला यूनिवर्सिटी। और ये न्याय और लॉजिक के लिए प्रसिद्ध थी। तो ये एजुकेशन हम प्राचीन जो यूनिवर्सिटियों से शुरू हुई थी हमारी पढ़ाई, तो उसका जिक्र हम साथियों कर रहे हैं। यहाँ तक मैंने 4-5 यूनिवर्सिटियों के बारे में बता दिया। बाकी आप पुस्तक के अंदर पढ़ सकते हो, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते हैं। ये साथियों मैं आपको कोई पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको नोट्स तैयार करने हैं आपके नेट यूजी के लिए। फिर आपको बताता हूँ कि बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि शिक्षा की शुरुआत भारत में कैसे हुई। स्वतंत्रता, यानी कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले शिक्षा के अंदर क्या क्या, यानी कि कौन कौन से इसके अंदर कमीशन आए, कहाँ से शिक्षा की शुरुआत हुई। तो बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले चार्टर एक्ट आया था। 1813 के अंदर चार्टर एक्ट आया था, जिसके अंदर साइंटिफिक नॉलेज को लेकर बात की थी। फिर मैकाले मिनट आया। फिर वुड डिस्पैच आया 1854 में। फिर हंटर कमीशन आया 1882 में। यूनिवर्सिटी कमीशन आया। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन 1905 में आई। सदालर कमीशन आया। वर्धा कमीशन आया 1937 में। और सार्जेंट कमीशन आया 1944 में। तो ये इतने सारे कमीशन जो आज हम देख रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, तो उससे पहले इतने सारे कमीशन और भी कमीशन है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस आए, तो वो भी हम जिक्र करेंगे। जो मेन है वो करेंगे। सबसे पहले चार्टर एक्ट आया 1813 में, जिसके अंदर साइंटिफिक नॉलेज की बात की गई। और फिर मैकाले मिनट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वुड डिस्पैच आपको इंपॉर्टेंट है, 1854 में आया। और फोकस्ड ऑन वुमेन एजुकेशन। पहली बार वुड डिस्पैच ऐसा
एक कमीशन था जिसने सबसे पहले महिला शिक्षा पर बात की गई। उससे पहले महिलाओं को ध्यान नहीं दिया गया था शिक्षा के अंदर, लेकिन वुड डिस्पैच में पहली बार शिक्षा, महिला शिक्षा पर जोर डाला गया। और इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि वुड डिस्पैच ने कहा कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पढ़ाया जाएगा, इंडिया में। यानी कि इंग्लिश की शुरुआत करने वाला कमीशन कौन सा है, वुड डिस्पैच है 1854 में। और महिला शिक्षा में शुरुआत करने वाला भी कौन है, हमारा ये वुड डिस्पैच है। इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया इसमें से भी कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश किसे कहते हैं, तो वुड डिस्पैच को। ठीक है। सजेस्टेड 3 यूनिवर्सिटी, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। और इंग्लिश की पढ़ाई लेकर 3 यूनिवर्सिटियाँ इस कमीशन ने स्थापित की। तो 3 यूनिवर्सिटियाँ कहाँ कहाँ खोली गई थी, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। इन 3 शहरों के अंदर वुड डिस्पैच ने रिकमेंड किया कि हम क्या खोलेंगे, यूनिवर्सिटियाँ खोलेंगे, और वहाँ मुख्य रूप से कौन सा विषय पढ़ाएंगे, इंग्लिश। और इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश हमें कहते हैं। और महिला शिक्षा पर इसने ही दबाव डाला या जोर दिया। तो थोड़ा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारा साथियों वुड डिस्पैच के बाद हंटर कमीशन आएगा। ठीक है, ये तो हो गए। आपको यही बता देता हूँ मैं, फिर हंटर कमीशन से ही कर लेते हैं। ठीक है, ये तो आपके मेन 2-3 आपको बता दिए कि बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस जो आए थे ये बता दिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये आए, जैसे राधा कृष्णन कमीशन आया, और इसको यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है। राधा कृष्णन कमीशन 1948 में आया। फिर मुदालियर कमीशन, जिसको मुदालियर आयोग बोलते हैं, 1952 में आया। कोठारी कमीशन 1964 में आया। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, यानी कि जो हम आज 2020 की पॉलिसी देख रहे हैं वो किससे आधारित है, 1968 की पॉलिसी एजुकेशन। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में भी बनी। फिर यशपाल कमेटी 2009 में। ये तीनों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 और यशपाल कमेटी को ही रिकमेंड करके हमारी 2020 की पॉलिसी है वो बनाई गई है। तो इसमें देखो आगे आप देख सकते हो, इंडियन एजुकेशन कमीशन जो 1882 से 1833 में आया था, तो उसने सजेस्टेड फॉर मेंटेनेंस सजेस्टेड प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन। जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम आया था 1882 में, उसमें क्या सजेस्ट किया, प्राइमरी और हायर एजुकेशन को। सजेस्टेड यूनिवर्सिटी टू ए एफिलेटेड कॉलेज, और उसने कहा कि यूनिवर्सिटियाँ वो अपने नीचे कॉलेज भी खोल सकती हैं। फिर है यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 आया। उसमें लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड द कमीशन टू स्टडी द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी। ये बहुत बार पूछा गया है कि यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना किसने की, तो लॉर्ड कर्जन ने 1902 में। यूनिवर्सिटी कमीशन एक्ट के जो यूजीसी आज आप पढ़ रहे हो, जैसे एनटीए का एग्ज़ाम हो रहा है तो हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये पहली बार किसने स्थापित किया, यूनिवर्सिटी कमीशन 1922 ने। और लॉर्ड कर्जन उस वक्त अपॉइंटेड था, कमीशन का सदस्य था, और उसने ही यूजीसी एक्ट है वो पास किया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर एजुकेशन 1905 आई, और ये स्वदेशी कमीशन था, और इसको किसने स्टेबलाइज किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने, और शांति निकेतन भी इन्होंने स्थापित किया। फिर है सेडलर आयोग, जो सेडलर कमीशन आया वो 1917 में आया, और इसको लाने वाला कौन था, माइकल सेडलर था। और वुमेन एजुकेशन डिग्री कोर्सेज 3 साल। महिला शिक्षा पर से जो सेडलर आयोग था, इसने भी कहा कि महिला शिक्षा के ऊपर हमें काम करना चाहिए। और जो आज आप देख रहे हो 3 साल की जो बीए हमारी होती है, ये सब किस आयोग की बातें हैं, सेडलर आयोग की है। उसके बाद राधा कृष्णन 1948 में राधा कृष्णन कमीशन आया, और यूनिवर्सिटी कमीशन इसका अन्य नाम है, यानी कि राधा कृष्णन आयोग है उसका अन्य नाम क्या है, यूनिवर्सिटी कमीशन। फाउंडेड ऑन टीचिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, और इसने शुरुआत की टीचर एजुकेशन, यानी कि हमें जो शिक्षक है उनको भी क्या करनी होगी, ट्रेनिंग देनी होगी, उनका भी शिक्षण करना होगा, एंड रिसर्च की शुरुआत की। यानी कि टीचर ट्रेनिंग की कौन सा कमीशन बात करता है साथियों, राधा कृष्णन। उसके बाद इट्स सजेस्टेड इंटीग्रेशन ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, और जो आज हम देख रहे हैं कि 5 साल का जो बीए का सिस्टम है, यानी कि +2 हो, 10th के बाद बच्चा +2 करता है, तो वहीं वो अपना सब्जेक्ट है वो चुनाव कर ले, यानी कि बीएड इकट्ठी हो जाए। तो ये हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन का सिस्टम कौन लेकर आया,
राधाकृष्णन आयोग। बैकवर्ड और रूरल की बात भी इन्होंने की। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ए रीजनल लैंग्वेज विद वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज। और ये बात राधाकृष्णन आयोग ने कही थी कि हमारी भाषाओं के साथ हमें रीजनल भाषा को भी महत्वता देनी होगी, क्योंकि सभी लोग है वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। तो राधाकृष्णन आयोग ने बात की हमारी लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए, जो नेशनल जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी हमारे पास होनी चाहिए। फिर है मुदालियर आयोग जो 1952 में आया। इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं हम मुदालियर आयोग को। और इसने ही 3 साल का जो सेकेंडरी कमीशन था वो शुरू किया और 4 ईयर हायर एजुकेशन सिस्टम लाया। इसके 3 प्रिंसिपल हैं मुदालियर आयोग के, वो ध्यान रखने हैं। ट्रेनिंग एंड लेजर यानी कि प्रशिक्षण और आराम। दूसरा है वैरायटी एंड इलास्टिसिटी। तीसरा है इंटीग्रेशन एंड करेक्शन। तो 3 बातें, 3 प्रिंसिपल हमारे मुदालियर आयोग में वो हमें अच्छी तरह से करने हैं। फिर है कोठारी कमीशन 1964 में आया। हर एक एजुकेशन लेवल की बात की, यानी कि कोठारी कमीशन ने हर एक, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, हायर हो, तीनों लेवल की का बात कौन करता है? कोठारी कमीशन करता है। और कोठारी कमीशन ने ही फोकस किया कि हमें जो विषय है वो साइंस है या वोकेशनल एजुकेशन है, ये सब विषय हमें इंट्रोड्यूस करने होंगे। और जो आज हम फार्मूला पढ़ रहे हैं 10 + 2 + 3, 10 + 2 + 3 का जो फार्मूला है वो किसने दिया है साथियों? कोठारी कमीशन ने ही दिया है। 3 लैंग्वेज फार्मूला कि हमारी पहली भाषा रीजनल होगी, दूसरी नेशनल होगी और थर्ड हम अगर चाहते हैं तो डिग्री के अंदर या बीए के अंदर हम फॉरेन लैंग्वेज भी ले सकते हैं। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला कोठारी कमीशन ही शिक्षा के अंदर लेके आया। और 10 + 2 3 फार्मूला भी कौन लेके आया? कोठारी कमीशन। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 की बात करते हैं, जो कि आज हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी नया रूप है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी एंड फ्री। इसने पहला ये बनाया कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है वो फ्री होनी चाहिए ताकि बच्चे ज़्यादा पढ़ें और ज़रूरी कंपलसरी होनी चाहिए। मिड डे मील जो MDM हम पढ़ते हैं 1954 की जो बना था 1954 में तमिलनाडु से जिसकी शुरुआत हुई थी, तो 1968 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मिड डे मील को महत्वता दी गई। डिस्टेंस एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, जो दूरस्थ शिक्षण या दूरस्थ शिक्षा होती है, डिस्टेंस एजुकेशन होती है, उसको भी इंट्रोड्यूस किसने किया? न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने। और पहली बार शिक्षा के अंदर उन्होंने कहा कि जो हमारा GDP का 6% हम किस पे खर्च करेंगे? शिक्षा पे। तो 1968 की जो शिक्षा नीति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्री अब कंपलसरी एजुकेशन की बात 1968 की शिक्षा नीति कहती है, चाहे मिड डे मील है या डिस्टेंस एजुकेशन है या 6% है वो ही। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इसका नया ही रूप है। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की आई है, वो होलिस्टिक एजुकेशन है, यानी कि सर्वांगीण विकास पे ध्यान देती है। इसके अंदर हमारी क्रिटिकल थिंकिंग होगी, क्रिएटिविटी होगी और कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि सभी जो हाई थिंकिंग की बातें की तो वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। इसमें नई चीज़ है अर्ली चाइल्डहुड केयर, ECC को विशेष महत्व दिया गया है। 3 से 6 साल के बालक हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड लाया गया। मल्टी लैंग्वेलिज्म पे जोर दिया कि भाषाएं हम एक भाषा के अलावा अन्य भाषा भी पढ़ सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट, टीचर की भी ट्रेनिंग पे काम किया। इक्विटी एंड इंक्लूजन की शिक्षा हो हर हाथ में हो, ये सब बातें कौन कहता है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की कहती है। ये कुछ फुल फॉर्म है जो आपको साथियों आनी चाहिए। तो साथियों ये छोटी सी क्लास थी जिसमें आपको मैंने सिलेबस बता दिया है, और इस तरह से अगर आप नोट्स बना के पढ़ोगे तो आपको जो नेट आपका आने वाला है, दिसंबर एग्ज़ाम आने वाला है नेट UG का, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। छोटी मोटी मेरी मदद आपको चाहिए तो आप किसी भी समय अपने मेंटर को या अपना दोस्त मान लो तो कभी भी मुझे याद कर सकते हो। टिल देन टेक केयर।